ओके। तो जे एडवांस PYQ सीरीज में मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक। तो आज पार्ट 2 करेंगे, मतलब आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बिना कुछ बकवास किए हुए चैप्टर मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक। तो अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है कि द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन इन द बामर सीरीज ऑफ ए सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम विल बी क्या होगा, ठीक। बामर सीरीज पहले किसको बोलते हैं? बामर सीरीज मतलब क्या, n=2 पे जब आके मतलब फाइनली इलेक्ट्रॉन रुकता है तो उसको बामर सीरीज, उसके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोटोन निकलता है उसको बामर सीरीज बोलते हैं, ठीक। अब बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द बामर सीरीज। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कौन सा होगा? n=3 से n=2 पे आए, ठीक। उसके बाद n=4, उसके बाद ऐसे बामर सीरीज का मतलब जाते जाएगा। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कब मिलता है? n=3 से n=2 पे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना दे रखा है ये, और ये किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अगर हम वेवलेंथ वाला इक्वेशन लिखें, मतलब 1/λ r² नहीं, r=1/n² - 1/m², ठीक। तो ये अगर फॉर्मूला लगाएं तो इसमें मतलब ये r क्या होता है जहाँ पे रेडवर्क कांस्टेंट, ठीक। तो अगर ये फॉर्मूला लगाएं और इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या, 1/वेवलेंथ कितना और इंटू Z² होगा, ठीक। इंटू Z² एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन एटम के लिए ये 1 हो जाएगा, तो सिंपल हाइड्रोजन एटम के लिए यही रहेगा। लेकिन आगे जो दे रखा है वो क्या, हीलियम आयोनाइज, मतलब हीलियम एटम के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें Z की वैल्यू 2 पुट करना होगा, तो मतलब Z² भी होता है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो 1/λ कितना हो जाएगा? 6561 r इंटू 3 से 2, तो क्या कर दे, 1/2² - 1/3², ऐसे कर देते हैं, ठीक। नंबर पॉजिटिव रहे। अब लेट से हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ किसका? सिंगली आयोनाइज्ड, मतलब कौन सा? वेवलेंथ ऑफ द सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बामा सीरीज ऑफ हीलियम एटम। तो सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन कब होगा? जब n=, ये फर्स्ट हुआ था, सेकंड कब होगा? n=4 से लेकर के n=2 पे आए, मतलब 4 से 2 पे आए, ठीक। तो उस केस में अगर इक्वेशन लिखे उस वेवलेंथ का, तो वो क्या हो जाएगा, r इंटू Z², Z मतलब 2² इंटू 1/2² - 1/4², ये हो जाएगा, ठीक। अगर इसको वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, r इंटू 9 - 4, 5/4 इंटू 9, ठीक। इसका वैल्यू कैलकुलेट करें तो 4r इंटू 16 - 4 कितना हो जाएगा, 12/4 इंटू 16। अब यहाँ से हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सिंपल, ये सब जितना भी है सब कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो लेट से इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करें तो क्या होगा, तो 1/6561 और 1/λ, तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 5r/4 इंटू 9, और ये क्या हो जाएगा, 4r इंटू 12, और जो नीचे है 4 इंटू 16 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ से काट कूट करें तो क्या, सिंपल, r से r कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 से ये 4 टाइम्स में, और कुछ 4 से ये 3 टाइम्स में, और कुछ नहीं, तो 5/9 इंटू 3 27 बन जाएगा ये। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सभी मसाला को उधर लेके चले जाएं, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 5/27 इंटू 6561। अब ये क्या, कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसको, फालतू दिमाग क्यों लगाना है। 6561 इंटू 6561 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, हालांकि एग्जाम में है तो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक। 27 डिवाइडेड बाई 27, तो 1215। अच्छा नंबर आ रहा है, यानी कि कैंसिल वैंसिल हो रहा था, ठीक। 9 से ये कैंसिल हो सकता है क्या, 6 6 12, 13 और 5 18, कैंसिल ही हो रहा है, 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब ठीक ही है। 9 3 जा, और ये कितना है, 9 से 9 6, 9 7 जा 63, 2 26, 9 2 जा 18, 8 9 9 जा 81, फिर 3 से ले जा सकते हैं, 3 2 जा 6, 1 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या, सिंपल, मतलब बिना कैलकुलेटर के भी किया जा सकता था, ठीक। मतलब 5 3 जा 15, 1 5 4 जा 20 21, और 5 2 जा 10 और 2 12, सिंपल।
मतलब आप कर सकते हो, मतलब ऐसे भी। तो जो वेवलेंथ होगा मतलब सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर हीलियम, मतलब ये हो जाएगा फाइनल आंसर 1215। तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड यूजिंग 3 different metal plate P, Q and R having work function phi P is equal to this electron volt phi Q और phi R, ठीक है, respectively. A light beam containing wavelength of 550 nanometer, this nanometer and this nanometer with equal intensity illuminated each of the plate, ठीक है। The correct IV graph for the experiment will be क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वो समझते हैं। पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 3 डिफरेंट मेटल प्लेट पे किया जा रहा है, ठीक। तो पहले मान लेते हैं, लेट से ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक। P, Q और ये R, इन तीनों का वर्क फंक्शन दे रखा है। P का कितना वर्क फंक्शन दे रखा है 2 eV, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और Q का वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 2.5 eV, और वर्क फंक्शन ऑफ R कितना दे रखा है 3 eV, ठीक। अब दे रखा है कि इन तीनों ही प्लेट को एक बीम से एल्यूमिनेट किया गया, मतलब इस पे बीम एक फॉल किया गया, जिस बीम में ये 3 वेवलेंथ है और तीनों इक्वल इंटेंसिटी में है, ठीक। मतलब एक बीम डाला जा रहा है, ठीक, और उस बीम में क्या है, ये तीनों वेवलेंथ प्रेजेंट है। तो ये तीनों वेवलेंथ इस बीम में प्रेजेंट है और तीनों इक्वल इंटेंसिटी से प्रेजेंट है। तो लेट से आई बोल देते हैं तीनों को। तो बीम में जो तीनों का इंटेंसिटी है, लेट से ये वाला बीम है वो, जिस बीम में तीनों ही लेट से 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। तीनों वेवलेंथ प्रेजेंट है। कौन सा वेवलेंथ 550 नैनोमीटर का, और कितना 450 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर और 350 नैनोमीटर, ठीक है, ठीक। तो पहले तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगा, लेट से पहले वो फाइंड आउट करते हैं कि इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, ठीक। और फिर देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो पहले तो एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए क्या, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, तो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं Hc/λ, ठीक। और उसको या तो मतलब यहाँ पे दे रखा है सीधे नैनोमीटर में, Hc का वैल्यू भी यहाँ पे दे रखा है कितना 1240 eV नैनोमीटर। तो मतलब अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो नाम कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है, लेट्स हम बोल देते हैं 1, 2 और 3, ठीक। बीम में मतलब जो वेवलेंथ प्रेजेंट है, तो इसका इंटेंसिटी भी इक्वल है, तो आई तीनों का इंटेंसिटी बोल देते हैं, ठीक। तो E1 क्या हो जाएगा, मतलब इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या हो जाएगा Hc/λ। तो Hc की वैल्यू दे रखा है 1240 eV और नैनोमीटर के टर्म्स में, तो ये नैनोमीटर ही है, ठीक। तो 550 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो इसको करे तो कितना हो जाएगा, अब कर ही लेते हैं, क्यों करें, वो 124 कैलकुलेटर यूज करता हूँ मैं, ठीक। 124 डिवाइडेड बाई 55, 2.255, 2.255 EV, ठीक। वैसे ही E2 कैलकुलेट करें कितना 1240 डिवाइडेड बाई 450, और वैसे ही E3 कैलकुलेट करेंगे 1240 डिवाइडेड बाई 350। इन तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जरा एनर्जी पहले लिख देते हैं। तो 124 डिवाइडेड बाई 45 कितना हो जाएगा, 124 डिवाइडेड बाई 45, सॉरी 124 डिवाइडेड बाई 45, 2.756, 2.756 EV। और ये क्या हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाई 35, 124 डिवाइडेड बाई 35, 3.543, 3.543 EV, ठीक। अब ये एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया, ठीक। तो ये तीनों ही एनर्जी जो होगा वो हर प्लेट पे पड़ेगा, ठीक। तो इसका वर्क फंक्शन कितना है 2 EV। तो 2 EV अगर वर्क फंक्शन है तो इसमें सारे ही एनर्जी 2 EV से ज़्यादा है, यानी कि ये तीनों ही वेवलेंथ जो होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये भी आई इंटेंसिटी से पड़ रहा है, ये भी आई इंटेंसिटी और ये भी आई इंटेंसिटी, और तीनों का तीनों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका इंटेंसिटी क्या होगा 3I के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसका जो इंटेंसिटी होगा वो 3I के प्रोपोर्शनल होगा,
ठीक। इसका अगर देखें तो इसमें क्या 2.5 EV है, तो 2.5 EV तो ये वाला तो नहीं करा पाएगा, ठीक, पर ये दोनों करा सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसका प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा 2y, क्योंकि दो ही करा पा रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे जो 3 EV है, 3 EV है तो सिर्फ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा पाएगा, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगा उसका इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ आई के, मतलब एक ही वाला जो बीम में है एक ही पार्ट उसका 3, मतलब बीम में देखा जाए तो टोटल कितना है 3I इंटेंसिटी है, तो सिर्फ यही वाला पार्ट उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा पाएगा, ठीक। अच्छा, ये तो ठीक है। अब आते हैं जरा ऑप्शन पे कि मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग I वर्सेस V ग्राफ क्या होगा। मतलब V क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, ठीक है। तो मतलब अगर ये लिखे तो अब जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मतलब अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको एक्सेलरेट कराते हैं ताकि मतलब एक प्लेट से निकला तो दूसरे प्लेट पे रीच कर पाए, तो भी तभी जाकर करंट का कंडक्शन होगा, मतलब करंट निकलेगा, ठीक। तो अगर पहले हम 0 वोल्ट पे देखें, मतलब कोई भी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक, कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया गया है, तब जो करंट होगा वो किसके पर मतलब क्या होगा उसका। तो जब कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया है तब जो करंट निकलेगा उसमें करंट इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका होगा, P का सबसे ज़्यादा होगा, फिर Q का और फिर R का, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका इंटेंसिटी 3I है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका इंटेंसिटी 2I और उसका I। तो ये पहले कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ग्राफ वो देखेंगे। तो इसमें देखा जाए तो P सबसे ज़्यादा है, ठीक है, Q और फिर उसके बाद ये सही मतलब लग रहा है, मतलब इस पॉइंट पे सिर्फ, ठीक। इस पे देखा जाए तो इसमें P सबसे ज़्यादा है, फिर Q और फिर R, ठीक। इसमें तो उल्टा है, तो जो C ऑप्शन है वो तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा और D ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें R का इंटेंसिटी 0 वोल्ट पे सबसे ज़्यादा दे रहा है। 0 वोल्ट पे P का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो P का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा करंट, तो करंट इसका ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले तो ये दो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब लेट से पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे तो क्या कुछ समय के बाद सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। सेचुरेशन पॉइंट के मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सारा का सारा इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट पे पहुंच पा रहा है, मतलब तो सारा का सारा जब इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेगा उसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल इंक्रीज कीजिए करंट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक। तो करंट का सेचुरेशन पहुंच जाता है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका जो सेचुरेशन करंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका, ठीक। तो P का सेचुरेशन करंट ज़्यादा होना चाहिए, फिर Q का और फिर R का होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि सबका करंट सेम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मतलब P का भी सेचुरेशन करंट सेम ही है, Q का भी सेम ही है, नहीं। सेचुरेशन करंट सेम होने का मतलब क्या बोल रहा है कि P में भी उतना ही इलेक्ट्रॉन है जितना Q में, ऐसा हो ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन ही कम निकल रहा है। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने से क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसी को अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसको दूसरे प्लेट पर पहुंचाना। तो इसमें तो निकले ही आई हैं तो कितना पहुंचा पाएगा, मैक्सिमम वो आई इलेक्ट्रॉन पहुंचा सकता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पे 3I इलेक्ट्रॉन निकले हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू 3I, तो वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से पहुँचा सकता है, तो सेचुरेशन करंट भी यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक। ये आप थियरी में भी पढ़ रखे होंगे, मैं सेम बात रिपीट कर रहा हूँ जो चीज़ आपने ऑलरेडी थियरी में पढ़ रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक। तो P का सेचुरेशन करंट सबसे ज़्यादा, फिर Q का, फिर R का, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, तो बचा सिर्फ यही वाला, ठीक। अच्छा, पीछे वाला भी चेक कर लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इधर क्या है कि रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस के पोटेंशियल डिफरेंस का अगर मतलब चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, तो चेंज कर दिया जाए तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है उसको फिर वापस से लाना है, मतलब फिर से वापस पीछे आने लगेगा वो। तो पीछे आने लगेगा तो मतलब बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको डिफाइन करते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ पे आएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, जिस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अगर उसको हमने पीछे कर दिया तो फिर सारे ही इलेक्ट्रॉन पीछे हो जाएंगे तो करंट जीरो हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो देखा जाए तो इसमें जो है वो तीनों का तीनों यहाँ पे जो है वो निकाल पा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी वजह से। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा 3.5, ये मैक्सिमम जो एनर्जी है वो दिस -2 EV। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इस वाले केस में सबसे ज़्यादा होगा,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मतलब 3.54 -2, तो जो भी आएगा मतलब वही, मगर इसमें काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3.54 -2.5, मतलब जो मैक्सिमम वाला एनर्जी होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और सेम वैसे भी यहाँ पे 3.5 माइनस इसका वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में है, इस वाले में है, ठीक, फिर इसमें, और फिर सबसे कम इसमें। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका और फिर इसका, ठीक। तो पी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे है भी, फिर क्यू का और फिर आर का, मतलब निगेटिव वैल्यू में सबसे ज़्यादा वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक। तो पी का ज़्यादा, फिर क्यू का, फिर आर का, फिर वो भी मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी सही है, ठीक। तो मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा डिटेलिंग के लिए क्वेश्चन लेंदी हो गया, मतलब बड़ा हो गया। आप जब इसको सॉल्व कर रहे तो काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे, मतलब जितना मैं टाइम लिया उसका लगभग 1/4 या 1/5 टाइम में आप कर सकते थे इजीली, ठीक, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो, प्रोवाइडेड, ठीक। तो ठीक है, मतलब ये सवाल कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो सकता है, ठीक, तो इसलिए हमने डिटेलिंग में गए। लेट्स से अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सरे जनरेटेड फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब। ठीक है, तो एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपको पता है। अब एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है वो जरा देखते हैं। तो ठीक है, तो लेट्स से ये दो प्लेट है, इस पर मतलब फोटोन्स पड़ता है कुछ एनर्जी, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब निकलता है, और वहाँ पे अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एक अप्लाई करते हैं। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करके इधर पहुँचाता है, ठीक। अब देखते हैं जो मतलब स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे डिक्रीज व्हेन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट इंक्रीज। तो ये टारगेट ये वाला है, अगर इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया जाए तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का एनर्जी क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे क्या होता है कि मतलब अगर कोई नीचे से, अगर मतलब लेट्स से इनर सेल से कोई इलेक्ट्रॉन नॉकड आउट हो जाए, मतलब यहाँ से निकल जाए, तो वैकेंसी फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर, मतलब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो होता है नीचे आता है उसको फिल करने के लिए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोटोन रिलीज होता है उसको, मतलब वो जो फोटोन रिलीज होता है उसका जो एनर्जी होता है वो एक्सरे एनर्जी के बैंड में आता है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो जो एक्सरे होता है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो ये बेसिकली वैकेंसी फिल करने की वजह से ही आता है। तो मतलब हायर ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर ऑर्बिट में आता है, तो उसका जो एनर्जी होगा अगर जेड इंक्रीज किया जाए तो वो जो एनर्जी होगा वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है डेल्टा ई इजिकल टू क्या, जेड स्क्वायर मतलब -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n² माइनस 1/m², जो भी होता है, ठीक। तो उसमें जेड स्क्वायर बेसिकली अगर इंक्रीज कर रहा है तो जो इमिटेड एनर्जी होगा वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक। तो इमिटेड एनर्जी जो है वो इंक्रीज करे तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक। तो वेवलेंथ घटेगा, तो ये दे रहा है कि भाई वेवलेंथ डिक्रीज होगा, तो सही बात है। तो यानी कि स्टेटमेंट ही क्या है, करेक्ट है। हमें गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। लेट्स से यहाँ पे साइन मार देते हैं कि ये सही है, पर ये आंसर नहीं होगा क्योंकि गलत, मतलब रॉन्ग चूज करना है, ठीक। कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट। अब कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे क्या होता है, कंटिन्यूअस एक्सरे वो होता है कि जैसे कि यहाँ से मतलब वो निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक, सॉरी टारगेट जो है, टारगेट मेटल ये है ना कि ये, मैं पिछले क्वेश्चन में ये टारगेट मेटल बोल दिया, सॉरी। टारगेट मेटल ये है कि मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको एक्सेलरेट कराया जाता है, वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको हिट करता है और फिर यहाँ से एक्सरे निकलता है, ठीक। तो वो इलेक्ट्रॉन हिट करके अगर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन को नॉकड आउट कर दे तो मतलब जो वैकेंसी फिल करने के लिए हायर एक्साइटेड स्टेट से आता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज होता है उसको एक्सरे बोलते हैं, ठीक, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बोलते हैं, ठीक। तो टारगेट ये वाला है, सॉरी पिछले में बोल दिया था, ठीक, ये बोल दिया था। तो कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे बोल रहा है। तो कंटिन्यूअस एक्सरे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन इसको कंटिन्यूअसली हिट कर रहा होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन हिट करता है तो जो वेवलेंथ निकलता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जो फोटोन रिलीज होता है वो, उसका जो एनर्जी रेंज होता है वो 0 से लेकर के मैक्सिमम एनर्जी तक होता है। ये एक्चुअल में होता ये है कि इलेक्ट्रॉन का कुछ एनर्जी होता है, वो इलेक्ट्रॉन इसको हिट करेगा तो उसका कुछ पार्ट जो होता है, कुछ नहीं मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो उसको हिट करने में चला जाता है, ठीक। और जो बाकी का एनर्जी बचता है, जो काइनेटिक एनर्जी बचा, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितना एनर्जी लॉस हुआ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन निकलता है,
तो एनर्जी लॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो जो लेट्स से अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन का मतलब एनर्जी है और वो उसको स्ट्राइक कर रहा है, मैं एक रैंडम नंबर जस्ट ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसको स्ट्राइक किया और उसका लेट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी चला गया हीट करने में, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बचा, तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो जब एनर्जी लूज करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकलेगा वो मतलब एक्सरे का होगा। तो कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, और मतलब ऐसे ही जो एनर्जी निकलता है वो बैंड में रेंज में निकलता है कि 0 से लेकर के मैक्सिमम। ऐसा भी हो सकता है कि 9 वोल्ट लूज कर दे, 1 वोल्ट ही निकले, और ऐसा भी हो सकता है कुछ भी लूज ना करे, सारा का सारा एनर्जी फोटोन में, कुछ भी एनर्जी हीट एनर्जी में लॉस ना हो, सारा का सारा एनर्जी फोटोन निकालने में चला जाए। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो तो 10 ईवी टोटल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था, वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी लॉस किया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन निकला, ठीक। तो उस फोटोन का वेवलेंथ क्या मतलब वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि उस फोटोन का वेव एनर्जी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम एनर्जी लॉस करने पे निकला हुआ है, कुछ भी एनर्जी उसमें हीट में नहीं गया है। तो वो एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो होगा सबसे मिनिमम होगा, और उसी वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक। तो कट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है कि जितना एनर्जी इस पे स्ट्राइक किया वो सारा का सारा इधर कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब ये बोल रहा है कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट। तो उसका टारगेट से कुछ लेना देना नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी था, तो जो भी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी था, जो भी हो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम एनर्जी है दैट इज इक्वल टू hc/λ। उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी जो हिट कर रहा है उसका टोटल का टोटल एनर्जी जब एक्सरे में कन्वर्ट होता है तो तब कट ऑफ वेवलेंथ उससे डिसाइड होता है। वो एटॉमिक नंबर ये मेटल प्लेट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। तो वो एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड नहीं करेगा अगर मेटल प्लेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो बी ऑप्शन क्या है, गलत है, ये दे रहा है कि डिपेंड करता है। सी ऑप्शन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिकल पावर गिवन टू द एक्सरे ट्यूब। तो इंटेंसिटी की बात हो रही है, तो ठीक है, यस करेक्ट है कि इंटेंसिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे जो होता है, कितना इलेक्ट्रिकल पावर इसको दिया जाए उस पर डिपेंड कर, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर इसमें ज़्यादा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या काफ़ी ज़्यादा निकलेगा, ठीक। यहाँ पे मतलब हीट एनर्जी ज़्यादा होगा, हीट एनर्जी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा, ठीक। तो यस ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अगला क्या दे रखा है कि कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्सरे ट्यूब। यस जस्ट हमने डिस्कस किया कि वो कट ऑफ वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके एनर्जी पर डिपेंड करता है, तो ये भी सही है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या, सिर्फ बी वाला, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो जो फाइनल आंसर होगा इसका क्या, वही जो गलत स्टेटमेंट है, तो बी जो ऑप्शन होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन विथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा फॉल ऑन टारगेट इन एक्सरे ट्यूब, द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड एक्सरे विल बी, क्या होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतना है वो एक्सरे ट्यूब में मतलब सेम एक्सपेरिमेंट, मतलब जो एक्सरे एक्सपेरिमेंट था कुछ ऐसा, एक्सरे ट्यूब इसमें 2 प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हिट करके मतलब निकल करके यहाँ टारगेट को हिट करेगा, उसका वेवलेंथ दे रखा है, तो मतलब P इजिकल टू क्या h/λ होता है, तो उसका जो एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, अगर जो इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा है उसका एनर्जी लिखा जाए तो एनर्जी क्या होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, तो मतलब p²/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा लिख सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे m ही लिख रखा है सिंपल, ठीक। ऑप्शन में सिर्फ m दे रखा है तो हम भी m ले लेते हैं। p कितना h²/λ²/2m, तो ये मतलब एनर्जी हो गया। अब इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इसको हिट करे तो जो एक्सरे निकलेगा उसका कट ऑफ क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इमिटेड जो एक्सरे है वो क्या होगा, जब टोटल एनर्जी जो है वो hc/λ के बराबर हो, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो हिट कर रहा है वो सारा का सारा एनर्जी एक्सरे एनर्जी में मतलब कन्वर्ट हो जाए, तब जा करके जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा या मैक्सिमम एनर्जी होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो मिनिमम वेवलेंथ होगा और वो उसको कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक। तो दिस शुड बी इक्वल टू hc/λ, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब hc/λ0 बोल देते हैं, ये λ0 क्या है, कट ऑफ वेवलेंथ, यहाँ पे लैम्डा ऑलरेडी दे रखा है उससे कन्फ्यूज नहीं होंगे, ये कट ऑफ है तो इसको λ0 लेट से बोल देते हैं। तो λ0 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, λ0 इज इक्वल टू h²/hc 2m λ², एक h से h कैंसिल होगा, क्या होगा सिर्फ h/2m c λ², ये हो जाएगा, ठीक। तो जो कट ऑफ वेवलेंथ होगा
एच बाई मतलब h/2mc लैम्डा स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सॉरी उल्टा होगा एक्चुअल में, उल्टा होगा या यही होगा? उल्टा होगा। मैं कुछ उल्टा कर दिया, ठीक। मतलब ये लैम्डा नॉट इधर आएगा तो ये सब मसाला ऊपर जाएगा, तो लैम्डा नॉट इजकल टू क्या होगा, एच सी इंटू लैम्डा स्क्वायर 2m/h², ठीक, ऐसे बनेगा। यहाँ से एक एच और एक एच कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 2mc लैम्डा स्क्वायर बाई एच, ठीक। तो मतलब ये कट ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा 2mc लैम्डा स्क्वायर बाई एच। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जे एडवांस में भी मतलब मॉडर्न फिजिक्स से कभी कभी बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसी चैप्टर में मतलब इसी PYQ सीरीज में आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन एकदम इजी हैं। अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स सबसे हाई स्कोरिंग मतलब वो होता है, सेगमेंट है पूरे फिजिक्स में अगर देखा जाए तो। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो मतलब आंसर ऐसा ही निकल के आएगा। बाकी जगह तो कैलकुलेशन करना पड़ता है, काइनेमेटिक्स में रोटेशन में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है, डायरेक्ट आंसर आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सिचुएशंस में, ठीक। और इसका इसीलिए हम PYQ सीरीज के साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स का रिवीजन सीरीज भी चल रहा है। तो अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हो तो चैनल पे जाके चेकआउट करो। मॉडर्न फिजिक्स के जितना भी पार्ट है सबका एक एक मतलब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस वाला पार्ट, तो एक एक वीडियो में एक एक ये पार्ट कवर किए हुए हैं रिवीजन सीरीज में, ठीक। 2 पार्ट ऑलरेडी अभी तक आ चुका है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और बाकी मतलब आ जाएगा। और अगर वीडियो आप कुछ समय के बाद देख रहे हो तो वो ऑलरेडी शायद आ चुका होगा। एक बार चैनल चेकआउट करें, ठीक। प्रमोशन नहीं, आपके हेल्प के लिए बोल रहा हूँ, ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हेवी न्यूक्लियस एन एट रेस्ट अंडरगो फिजन प्रोसेस, ठीक है, N=P+Q बना, वेयर P and Q are two lighter nuclei, let delta M be this, okay, where MP, MQ and Mn are the masses of P, Q and N respectively, EP and EQ are the kinetic energy of P and Q respectively, ठीक है, the speed of P and Q are BP and VP respectively, see the speed of light, which of the following statement is correct, ठीक है। अब कुछ आंसर दे रखा है, पहले सिचुएशन क्या दे रखा है कि मतलब ये रिएक्शन दे रखा है कि मतलब एन जो है वो टूट के किस में बन रहा है, पी और क्यू में बन रहा है। अब यहाँ पे डेल्टा दे रखा है मतलब मास डिफरेंस, मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, MN माइनस MP प्लस MQ, यही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है, यही वाला पार्ट, ठीक। माइनस जस्ट मैंने कॉमन ले लिया, तो मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इन प्रोडक्ट का दे रखा है कितना, EP और EQ जो है काइनेटिक एनर्जी है, और इनका स्पीड भी दे रखा है VP और VQ जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब बोल रहा है कि EP प्लस EQ मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इसके बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, जो Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन होता है वही जो एनर्जी होता है वो प्रोडक्ट के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मतलब अपीयर होता है। तो प्रोडक्ट का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वो Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन के बराबर होगा, ठीक। तो EP प्लस EQ क्या होगा, Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, और Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, मतलब Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C², मतलब Q वैल्यू क्या होता है कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक, जो भी एनर्जी रिलीज हुआ रिएक्शन के टाइम पे। तो रिएक्शन के टाइम पे एनर्जी कितना होगा, जो भी मास डिफरेंस होगा वही मास डिफरेंस एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा। तो मास डिफरेंस कितना, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो MP माइनस MQ इंटू C²। अब ये जो पूरा का पूरा मसाला इसकी वैल्यू डेल्टा के मतलब यहाँ पे दे रखा है, इसकी वैल्यू यहाँ पे डेल्टा की तरह दे रखा है, यहाँ भी हमने लिख रखा है, तो इसको डेल्टा इंटू C² लिख सकते हैं। तो जो ये चीज़ होगा वो किसका, डेल्टा इंटू C² के बराबर होगा। तो ए ऑप्शन जो है वो क्या करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला स्टेटमेंट देखें, EP =दिस, अच्छा, तो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकलता है P और Q का वो किसके बराबर होता है, अगर वो ज़रा देखा जाए तो बेसिकली मतलब ये Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है, ये मतलब Q इसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वो Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन के बराबर होगा, ठीक। अब इंडिविजुअल अगर हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है EP/EQ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास मतलब MN MP नीचे और MQ ऊपर आएगा, ठीक।
अच्छा, अब हमें किसका निकालना है, पी का निकालना है। तो पी का काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो इसको क्या करें, तो इसको क्या करते हैं, जरा पलट के पहले लिखते हैं इसको, लेट से रिवर्स करते हैं। इसको ऐसे रख सकते हैं, ई क्यू बाई ई पी इज इक्वल टू एम क्यू बाई एम, पलट के लिखे तो एम पी बाई एम क्यू हो जाएगा, ठीक। और +1 अगर दोनों साइड कर दें तो क्या बनेगा, लेट से +1 कर देते हैं तो ऊपर क्या बनेगा, ई पी प्लस ई क्यू बन जाएगा। ई पी प्लस ई क्यू किसके बराबर है, ई पी प्लस ई क्यू डेल्टा इंटू सी के बराबर है, ठीक। तो ऊपर क्या हो जाएगा, डेल्टा इंटू सी स्क्वायर बाई ई पी इज इक्वल टू एम पी प्लस एम क्यू बाई एम क्यू। अब यहाँ से ई पी का अगर स्टेटमेंट लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं फिर से, एम क्यू बाई एम पी प्लस एम क्यू इंटू डेल्टा सी स्क्वायर। मतलब इसको भी पलट दिए, इसको भी पलट दिए, और फिर जो ये मसाला नीचे आया इसको इधर लेके चले गए, ठीक। तो जो ई पी का स्टेटमेंट बना ये, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होता है पी होगा वो ये, ई पी इजकल टू एम पी, यहाँ पे एम पी दे रखा है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एम क्यू होगा एक्चुअल में, ठीक। बाकी सब तो सेम ही है पर यहाँ पे एम पी दे रखा है, इसकी वजह से यहाँ पे कि ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, यानी कि जो बी ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक। अगला देखें तो ये अगला क्या दे रखा है कि एम क्यू बाई एम पी जो होगा वो, मतलब वी पी बाई वी क्यू जो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मतलब वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, बेसिकली वो पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। इसको अगर ऐसे देखें मोमेंटम से जरा जाएँ, ठीक, या फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे भी जा सकते हैं। इसका अगर काइनेटिक एनर्जी लिखा जाए तो क्या, हाफ एम पी इंटू वी पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, हाफ एम क्यू इंटू वी क्यू स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, एम क्यू बाई एम पी, ठीक। अब यहाँ से देखें तो क्या, हाफ हाफ खत्म, काट कूट करे तो एम पी को इधर लेके चले जाएं, एम क्यू को इधर लेके चले जाएं तो वो भी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे वी पी बाई वी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो क्या, वी पी बाई वी क्यू जो होगा वो क्या, एम पी बाई एम क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट दे रखा है। वी पी बाई वी क्यू जो है क्या, सॉरी ये उल्टा होगा, ठीक। वी पी बाई वी क्यू जो होगा वो एम क्यू बाई एम पी, यहाँ पे जो है वो क्या, एम क्यू ऊपर जाएगा तो एम क्यू स्क्वायर, और एम पी नीचे आएगा तो नीचे एम पी स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये मतलब करेक्ट हो जाएगा। इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं थी, सीधा दिखता है कि मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेलोसिटी भी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जस्ट दिखाने के लिए मैंने कर दिया, ठीक है, दोनों ही तरीका सही है। अच्छा, अगला ऑप्शन देखते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम फॉर पी एज वेल एज क्यू इज, ये वाला होगा। तो मतलब पी और क्यू का जो मोमेंटम होगा वो दोनों इसी के बराबर होगा, ये हमें मतलब करना है, ठीक। तो लेट से मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। मोमेंटम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने ई पी का एनर्जी कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ठीक। ये वाला एनर्जी को अगर मोमेंटम के टर्म्स में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंटम के टर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई टू एम होता है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर बाई टू एम। तो मोमेंटम ऑफ पी का स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ मास ऑफ पी, ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी को, ठीक, और वो इसके बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ से अगर मोमेंटम ऑफ पी अगर लिखा जाए तो मोमेंटम ऑफ पी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2mq बाई एम पी प्लस एम क्यू इंटू डेल्टा सी स्क्वायर, ये इधर गया, ठीक। तो ये बना, अब स्क्वायर लगाए तो हटाए तो अंडर रूट चला जाएगा, ठीक। तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो जो मोमेंटम ऑफ पी होगा वो इसके बराबर होगा समथिंग, यहाँ पे क्या दे रखा है, अच्छा ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है उसको यहाँ पे क्या लिख रखा है इसने, म्यू लिख रखा है। म्यू क्या, एम पी एम क्यू बाई एम पी प्लस एम क्यू, इसको रिड्यूस्ड मास भी बोलते हैं, आप मिल चुके होगे इससे, ठीक। तो √2 म्यू डेल्टा, और सी स्क्वायर है तो एक बाहर सी आ जाएगा, ठीक, जहाँ पे म्यू क्या, रिड्यूस्ड मास एम क्यू एम पी बाई एम क्यू प्लस एम पी, ठीक, ये पी है। तो जो मोमेंटम ऑफ पी होगा वो इसके बराबर होगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो सही बात है, मोमेंटम ऑफ पी जो है ये आ रहा है। अब क्यू का भी मोमेंटम यही होगा क्या, वो भी वेरीफाई करना है कि बोल रहे हैं पी एज वेल एज क्यू। तो क्यू का अगर हम लेट से एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो चेंज क्या होता है, ज़रा वो देखते हैं। फिर से सेम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर हम क्यू का एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, मतलब पी के लिए अगर यहाँ पे क्यू आ रहा है
तो क्यू के लिए यहाँ पे क्या आता है, पी आता, नीचे तो सेम ही रहता है क्योंकि एट द एंड दोनों का समेसन है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाता, क्यू हो जाता और यहाँ पे क्यू हो जाता, तो इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आते तो एम क्यू इंटू एम पी बनता और डिवाइडेड बाई नीचे सब कुछ सेम ही रहता। ठीक, तो सेम स्टेटमेंट आता एम क्यू एम पी, मतलब यहाँ पे एम क्यू को एम पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम पे एम पी को एम क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बात सेम ही है दोनों, तो यहाँ पे सेम ही स्टेटमेंट आता, तो ये सेम ही फॉर्म रहता, तो जो क्यू का भी मोमेंटम होता वो भी सेम ही आता, यही वाला आता। तो ठीक है, ये भी बात सही है, तो जो डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है, तो ये भी मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये मल्टीपल करेक्ट था, तो इसका ए सी और डी क्या, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखते हैं। द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज दिस। बामर सीरीज क्या होता है, एन इजकल टू 2 पे जब आके रुके, मतलब फाइनल एन इजकल टू 2 हो, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या, कम से कम एनर्जी। कम से कम एनर्जी कब होगा, जब एन इजकल टू नेक्स्ट, मतलब एन इजकल टू 3 से एन इजकल टू 2 पे आए, इलेक्ट्रॉन जंप करे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा वो मिनिमम होगा, और वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, जब एन इजकल टू इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन जो हो वो यहाँ पे आए, एन इजकल टू 2 पे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो क्या, शॉर्टेस्ट, यानी कि मिनिमम। ठीक, तो इसका रेशियो कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, 1/λmax। अगर देखा जाए तो क्या, रेडबर्ग कांस्टेंट आर, मतलब आर इंटू जेड स्क्वायर। अब जेड की वैल्यू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बोल रहा है तो 1 होगा, तो लेट से इसको 1 बोल देते हैं ऐसे ही, तो वो, और ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। 1/λ मिनिमम देखें तो वो क्या हो जाएगा, आर इंटू 1, लेट से इसको ऐसे लिखते हैं, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। ठीक, मतलब जस्ट पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को फिर से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर दें तो क्या, इसमें मैक्सिमम बाई मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम बाई लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट, तो लॉन्गेस्ट मतलब मैक्सिमम बाई मिनिमम, तो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। क्या करें, 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक, ताकि लैम्डा मैक्स ऊपर आए। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या, 1/λ मिनिमम, और ये क्या हो जाएगा, 1/λ मैक्सिमम ऊपर चला जाएगा। ठीक, लैम्डा मिनिमम क्या, आर इंटू 1/4 हो जाएगा बेसिकली, 1/∞ जो है वो 0 बन जाएगा। ठीक, और ये क्या बनेगा, आर इजकल टू 9 इन माइनस 4, 5/4 इंटू 9, ये बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ से काट कूट करें तो क्या होगा, आर से आर कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, बचा क्या, 5/9 नीचे बचा, तो उसको लिखेंगे तो 9/5 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो रेशियो होगा लैम्डा मैक्स बाई लैम्डा मिन 9/5 के बराबर होगा, वही यहाँ पे दे रखा है, तो सही बात है। तो यानी कि ई ऑप्शन क्या है इसमें, करेक्ट है। ठीक, अगला देखते हैं, देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंज इन द बामर एंड पास्चन सीरीज। मतलब बामर और पास्चन सीरीज के वेवलेंथ में कोई भी ओवरलैप नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अगर एनर्जी का इसको ऐसे करते हैं कि इसको एनर्जी के टर्म्स में देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियरिटी होगा। जैसे कि लेट्स, ये डिफरेंट लेवल हो गया, एन इजकल टू 1 का एनर्जी कितना होता है, -13.6, मतलब जस्ट लेट्स से नंबर लिखते हैं, जस्ट 13.6। एन इजकल टू 2 का कितना होता है, मतलब ई अगर निकाले, ई इजकल टू क्या, ये आपने पढ़ रखा होगा, ई इजकल टू ऑब्वियसली पढ़ रखा होगा। ठीक, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, तो जेड की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन के लिए। अब एन इजकल टू 1 का एनर्जी देखे तो मतलब कितना हो जाएगा, 13.6, एन इजकल टू 2 लिखे तो 13.6 डिवाइडेड बाई 4, वो कितना होगा, 13.6 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, इसको 4 से करें तो 4 3 जा 12, 4 9 जा। एन इजकल टू 3 के लिए कितना होता है, अगर इसी को 3 के लिए क्या 9 से डिवाइड करना होगा इसको, तो 13.6 को 9 से डिवाइड करें तो 1.95 जा 45, 1.5 समथिंग अराउंड कुछ आएगा। ठीक, एन इजकल टू 4 का देखें तो कितना, 16 से डिवाइड करना होगा, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 से भी कम हो जाएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए। लेट से कैलकुलेटर थोड़ा यूज कर लेते हैं,
तो 13.6 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो 0.85, ठीक है। ये नंबर हालांकि याद भी रखते हैं कुछ लोग, हेल्प भी मिलता है। मैंने रिवीजन सीरीज में बोल रखा कि इस नंबर को याद रखिए, क्योंकि ऐसे लिख के डायरेक्ट आप कर सकते हो, मतलब ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती अगर याद होती तो। अच्छा, अब देखते हैं कि ओवरलैप कहाँ पे होता है। अब क्या पूछ रहा है, क्या ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंज ऑफ बामर एंड पास्चन सीरीज। तो वेवलेंथ में ओवरलैप पूछ रहा है। लेट्स हम कैलकुलेट करते हैं कि एनर्जी में ओवरलैप है कि नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर एनर्जी में ओवरलैप होगा तो वेवलेंथ में भी ओवरलैप होगा, एनर्जी में ओवरलैप नहीं होगा तो एनर्जी में वेवलेंथ में भी नहीं होगा। वेवलेंथ बेसिकली होता क्या है, एनर्जी बाई एच सी, ठीक। तो अगर एनर्जी ओवरलैप नहीं कर रहा है तो वेवलेंथ भी ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक। अच्छा, किसका किसका, बार बार मैं भूल रहा हूँ, बामर और पास्चन का, ठीक है। तो बामर का अगर देखा जाए, बामर मतलब क्या, एन इजकल टू 2 पे। अब एन इजकल टू 2 का मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी कब होगा, जब ये वाला ट्रांजिशन होगा। तो उसमें क्या 1.5 से 3.9 पे आएगा, तो एनर्जी रिलीज इसमें कितना होगा, 3.9 माइनस 1.5 कर दे हो जाएगा, ठीक। तो कितना 2.4 समथिंग हो जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी इतना होगा। मैक्सिमम एनर्जी कब, जब इन्फिनिटी से यहाँ पे आए, तो मतलब 0 से यहाँ पे आए, तो मतलब 3.9 मैक्सिमम एनर्जी होगा वहाँ पे। तो 3.9 माइनस 0 करेंगे तो वो 3.9 हो जाएगा, ठीक। तो एनर्जी रेंज बामर सीरीज का ये हो गया। वैसे ही अगर पास्चन का अगर कैलकुलेट करें तो पास्चन का एनर्जी रेंज कितना हो जाएगा, मिनिमम कब होगा, जब यहाँ से यहाँ आए। तो एन इजकल टू 4 से एन इजकल टू 3 पे ट्रांजिशन हो, तो मतलब इस एनर्जी से इस एनर्जी माइनस साइन के साथ होता है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब 1.5 माइनस 0.85 कर हो जाएगा। मतलब बेसिकली होता क्या है कि ये माइनस साइन के साथ होता है। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी जब करोगे तो मतलब -1.5 माइनस माइनस 0.85, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये। तो -1.5 प्लस 0.85, तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट ही करेंगे बट विथ माइनस साइन आएगा। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। जस्ट हम नंबर चेक करने के लिए पॉजिटिव साइन लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक। हमें जस्ट वैल्यू से मतलब है कितना वैल्यू होगा। तो 1.5 माइनस 0.85 करें तो ये कितना होगा, 0.5 का 5 और 14 से 8 जाएगा तो 6, तो 0.65 हो जाएगा, ठीक। और मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज होगा, जब एन इजकल टू इन्फिनिटी से लेकर के एन इजकल टू 3 पे आए। तो उस समय 0 से लेकर के मतलब 0 एनर्जी से 1.5 पे आए, तो एनर्जी रिलीज कितना होगा 1.5, तो इसका मैक्सिमम एनर्जी 1.5। तो जो बामर का एनर्जी रेंज है वो 2.4 से 3.9, और इसका कितना है एनर्जी रेंज 0.65 से 1.5। तो एनर्जी ओवरलैप कर ही नहीं रहा है, तो एनर्जी ओवरलैप नहीं कर रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो होगा वो भी ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक। यहाँ पे क्या दे रखा है कि देयर इज एन ओवरलैप, नो देयर इज नो ओवरलैप। तो जो स्टेटमेंट है वो क्या गलत है, ठीक। अगला स्टेटमेंट चेक करें। द वेवलेंथ ऑफ द लेमन सीरीज इज गिवन बाय दिस फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लेमन सीरीज एंड एम इज एन इंटीजर, ठीक है। तो लेमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, अब लेमन सीरीज क्या होता है एन इजकल टू 1 पे, ठीक। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा, मैक्सिमम एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। मैक्सिमम एनर्जी कब, जब एन इजकल टू इन्फिनिटी से एन इजकल टू 1 पे ट्रांजिशन हो। ये क्या दे रखा है यहाँ पे, कुछ 1 प्लस एम स्क्वायर दे रखा है, वो नहीं होगा ऑब्वियस है। मतलब मैक्सिमम एनर्जी कब, एन इजकल टू इन्फिनिटी से यहाँ पे ट्रांजिशन हो। तो 1/λ इजकल टू क्या, आर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये कौन सा मिनिमम या पे मैक्सिमम, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि मिनिमम, ठीक। तो मिनिमम के लिए मैक्सिमम एनर्जी सही है। तो ये मतलब जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, लैम्डा मीन लिख रखे हैं या फिर लैम्डा शॉर्टेस्ट इसको भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा शॉर्टेस्ट का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक। तो समथिंग आर इंटू 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, तो 0 ही हो जाएगा, तो बेसिकली वो आर के बराबर होगा, ठीक। और ना कि मतलब एम पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक। तो वेवलेंथ वाला लेमन सीरीज इज गिवन बाई, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक। तो ये जो होगा वो क्या गलत हो जाएगा, मतलब जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आएगा, 1/λ इजकल टू आर। तो लैम्डा इजकल टू 1/r हो जाएगा, जहाँ आर रिडवर्क कांस्टेंट। तो बेसिकली हमें फॉर्म मैच करना है कि उस फॉर्म का होगा नहीं, तो इस फॉर्म का तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक। नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ और बात बोल रहा है, सॉरी। यहाँ पे क्या दे रखा है कि मैं
हड़बड़ी में गलत स्टेटमेंट पढ़ लिया। ये गलती आप लोग भी ना करें। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि हड़बड़ी में आप कुछ और स्टेटमेंट पढ़ लोगे और कुछ और परसीव कर लोगे। मैं भी इसको क्या बोला, ये मुझे लगा कि ये मिनिमम वेवलेंथ है, नहीं। देखिए वेवलेंथ ऑफ द लेमन सीरीज इज गिवन बाय दिस वेयर लैम्डा नॉट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लैम्डा नॉट तो इसमें दे रखा है, वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब 1/λ0 की वैल्यू जो होगी 1/λ0 वो आर के बराबर होगा, ठीक। लेकिन इन जनरल बात करें, इन जनरल मतलब कि कहीं से भी आ रहा है, लेट से एम से एमएथ मतलब ऑर्बिट से वन फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है, ठीक। तो उस केस में अगर वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/λ इजकल टू आर इंटू क्या हो जाएगा, आर इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/m का स्क्वायर, एमएथ ऑर्बिट से अगर आ रहा है तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, आर इंटू मतलब पलट दे अगर दोनों को तो आर इंटू 1 - 1/m² टू द पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। और आर किसके बराबर है, 1 मतलब सॉरी ये 1/r हो जाएगा क्योंकि पलटे हुए हैं, इसको भी तो सबको पलट देंगे, इसका पावर -1 कर दिए। तो इसको अगर लिखा जाए तो यहाँ पे 1/r को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो जो लैम्डा होगा वो लैम्डा नॉट इंटू 1 - 1/m² टू द पावर -1 के बराबर होगा। तो उसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा आएगा मतलब वेवलेंथ का। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, लैम्डा नॉट इंटू 1 + m², 1/m², तो वो गलत है, वो नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। हालांकि गलत ही निकला पर ठीक है, पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्यों गलत हुआ, ठीक। तो स्टेटमेंट थोड़ा लेसन्स की ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, हड़बड़ी में नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है कि द वेवलेंथ रेंज ऑफ द लेमन एंड बामर सीरीज डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। तो लेमन और बामर सीरीज का जो एनर्जी रेंज दे रखा है वो बोल रहा है कि वो ओवरलैप नहीं करेगा वेवलेंथ। तो फिर एनर्जी रेंज इनका कैलकुलेट करते हैं। सॉरी कैमरा ऑफ हुआ, लास्ट ही ऑप्शन है, इसको ऐसे ही देख लेते हैं। तो लेमन सीरीज का एनर्जी रेंज क्या होगा, लेट से वो फाइंड आउट करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी कब होगा, जब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा। तो 13.6 माइनस 3.9 वो कितना हो जाएगा, 10.3 हो जाएगा समथिंग, ठीक। और मैक्सिमम एनर्जी कब, जब इन्फिनिटी से यहाँ पे आया तो उस समय मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा, 13.6। तो जो लेमन सीरीज का एनर्जी रेंज है वो ये वाला है, 13.6 से लेकर के 10.3 तक। और बामर सीरीज का कितना है, 3.9 से लेकर के 2.4 तक। तो कोई भी ओवरलैप नहीं है एनर्जी रेंज में, तो एनर्जी रेंज कुछ भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो वेवलेंथ भी ओवरलैप नहीं करेगा। तो लेमन बामर सीरीज डू नॉट ओवरलैप। अब ये सही दे रखा है कि यहाँ पे दे रखा है डू नॉट ओवरलैप, तो यस करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो इसमें ए और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा। तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो गया इसका। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इन अ रेडियोएक्टिव डीके चेन दिस न्यूक्लियस डीके टू दिस न्यूक्लियस, लेट n alpha n beta be the number of alpha and beta particles respectively emitted in this decay process, which of the following statement is correct। मतलब बेसिकली नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस में जा रहा है, ठीक। तो अल्फा पार्टिकल्स जब भी रिलीज होगा तो वो क्या करता है, मास में डिक्रीमेंट करेगा, ठीक। तो मास नंबर कितना से चेंज हुआ है उसके मतलब उसके हेल्प से हम कितने अल्फा पार्टिकल्स निकले हुए हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कितने अल्फा पार्टिकल्स डीके हुए हैं। तो यहाँ पे मास नंबर देखा जाए तो पहले कितना था, 233, अब कितना हो गया 212। मास डिफरेंस कितना है, 233 माइनस 212। तो ये किसके बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इंटू 4, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल्स का जो मास होता है कितना, 4 होता है। तो मतलब ये हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, इसको देखें तो बेसिकली ये 20 हो गया, 20 इजिकल टू दिस। तो मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, 5 मतलब 20/4, तो 5। तो जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होगा वो 5, तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। तो अल्फा पार्टिकल्स ये हो गया। अब बीटा पार्टिकल्स कितना होगा, बीटा पार्टिकल के लिए मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। तो ज़रा एक चीज़ और देखते हैं कि अगर 5 अल्फा पार्टिकल्स निकले हुए हैं तो कितने प्रोटॉन निकल गए होंगे।
5 × 2 = 10, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होता है, तो 10 प्रोटॉन्स मतलब निकल गए होंगे। तो मतलब यहाँ पे इनिशियली कितने प्रोटॉन थे? 90। ठीक, अब कितने हो गए? 82, यानी कितने प्रोटॉन कम हुए? 8। लेकिन होने कितने कम चाहिए थे? 10 कम होने चाहिए थे, लेकिन 8 ही कम है, यानी कि 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आया हुआ है। 10 - 8, 2 प्रोटॉन जो है वो एक्स्ट्रा कहीं से आया हुआ है, और ये प्रोटॉन कहाँ से आएगा? न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा, यानी कि अब न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो उससे मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक, मास नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा, जस्ट एक प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि प्रोटॉन को भी मास नंबर में काउंट करते हैं, तो जस्ट प्रोटॉन इंक्रीज होगा। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, मतलब बीटा पार्टिकल्स इमिट करेगा। ठीक, चार्ज कंजर्वेशन के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज तो एक नेगेटिव चार्ज भी बनना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो यानी कि कितना? 2 न्यूट्रॉन, ये जो 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन है वो कहाँ से? न्यूट्रॉन के डीके से आया हुआ है। तो यानी कि 2 न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुए हैं, 2 प्रोटॉन बनाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी निकला होगा। तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कितना हो जाएगा? यही 2। ठीक, तो एन बीटा पार्टिकल्स, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा फिर इसका। ठीक, तो ये मतलब फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम इज दिस। ठीक है, वेयर एनॉट इज द बोहर रेडियस, its orbital angular momentum is this. Okay, it is given that h is a Planck's constant and r is the Rydberg constant. Okay, the possible wavelength when the atom d excite is क्या होगा? ठीक है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम दे रखा है इतना। अच्छा, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो रेडियस का फॉर्मूला होता है RN, उसका फॉर्मूला क्या होता है? n² / z इंटू A0। उसकी वैल्यू कितना दे रखा है? 4.5 A0। ठीक, यानी कि n² / z की वैल्यू कितना है? 4.5। एक और चीज़ दे रखा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे रखा है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? n × h/2π के बराबर होता है, अगर nth ऑर्बिट में है तो। उसकी वैल्यू दे रखा है 3h/2π, यानी कि n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो n की वैल्यू अगर 3 इसमें डाल दें, z की वैल्यू क्या आएगी? 3 3 जाए मतलब 9² 9। तो ये क्या बन जाएगा? मतलब 9/z = 4.3 × 3/4.5। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 9/4.5 2। तो z की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अब बोल रहे कि पॉसिबल वेवलेंथ क्या होगा जब वो डी एक्साइट होगा। तो डी एक्साइट मतलब n की वैल्यू 3 है, तो डी एक्साइट होते टाइम क्या क्या हो सकता है? n = 3, n = 2, n = 1। तो एक तो संभावना ये है कि वहाँ से यहाँ सीधे डी एक्साइट हो जाए, मतलब इस तरीके से डी एक्साइट हो। ठीक, एक ये हो सकता है यहाँ से यहाँ निकले और फिर यहाँ से यहाँ जाए। ठीक, तो ये 3 पॉसिबिलिटी संभव है। ठीक, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? तो इसको ऐसे लिखते हैं, 1/λ = रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू z²। z की वैल्यू कितना है? 2 / 1/, अब जो चेंज हो रहा है तो 3 से अगर 1 पे चेंज हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं? 1/1² - 1/3²। और वैसे ही अगर, तो ये बेसिकली 4r बन जाएगा। और लेट से अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखें तो ये वाला हुआ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा जाए तो वो क्या बनेगा? लेट से अलग अलग कलर यूज कर लेते हैं, गौंज मौज ना हो। ये वाला लेट से 1/λ, लेट से λ1 λ2 इसको बोल देते हैं, वो क्या हो जाएगा? 1/2 मतलब 1/, लेट से 2² - 1/3²। ठीक, और क्या हो सकता है? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1/λ3 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 4r × 1/1² - 1/2²। तो जो पॉसिबल वेवलेंथ होगा, पहले तो ये क्या बनेगा? 4r × 9 - 1 8/9। ठीक है, ये क्या बनेगा? 4r × 9 - 4 5/4 × 9। 4 से 4 कैंसिल होगा, और इसमें क्या बनेगा? 4 - 1 3, तो 4r × 3/4। तो ये तो 1/λ का वैल्यू है, 1/λ1 λ2 λ3। तो λ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
पलट देंगे तो 9/32R, लैम्डा 2 कितना हो जाएगा 9/5R, और लैम्डा 3 कितना हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल होगा 1/3R, सिंपल। ये समझ में आया, ठीक। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हुआ, तो ये वेवलेंथ पॉसिबल है। अब ये कौन सा मैच कर रहा है देख लेते हैं। 9/32R ये मैच कर रहा है, तो ये पॉसिबल है, ठीक। और क्या है 9/5R, 9/5R दे रखा है, तो सी ऑप्शन भी पॉसिबल है। और क्या 1/3R है, तो 1/3R नहीं दे रखा है, 4/3R दे रहा है। 4/3 नहीं होगा, 1/3R होगा। तो सिर्फ ए और सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए और सी मतलब ये पॉसिबल वेवलेंथ हो सकते हैं, ठीक। तो मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ इंसिडेंट फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0, आइडेंटिफाई द करेक्ट वेरिएशन ऑफ V0 विथ 1 एंड 1/λ V0। अच्छा, V0 विथ लैम्डा एंड 1/λ देना चाहिए था, यहाँ पे लैम्डा और 1/λ दे रखा है। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक। यहाँ पे लैम्डा होना चाहिए था, क्योंकि V0 वर्सेस लैम्डा का ग्राफ है और V0 वर्सेस 1/λ का ग्राफ है, ठीक है। देखते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी लैम्डा दे रखा है, तो मतलब hc/λ जो होगा वो किसके बराबर होता है, एक मिनट, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके बराबर होता है hc/λ, मतलब इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ये होता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, EV0, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर उल्टा दिशा में, मतलब उतना पोटेंशियल अप्लाई करना होता है। तो EV0 जो होता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो EV0 इजकल टू hc/λ माइनस 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये जहाँ V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। ठीक है, तो अब दे रखा है कि ग्राफ अपने को क्या, मतलब ये इक्वेशन बना, अपने को ग्राफ क्या चाहिए V0 वर्सेस लैम्डा के टर्म्स में। तो V0 वर्सेस लैम्डा के टर्म्स में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ कैसा आएगा। पहले तो V0 वर्सेस लैम्डा का देखा जाए तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, मतलब हाइपरबोलिक ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि मतलब ये देखा जाए तो y, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V0 इजकल टू hc/e इंटू 1/λ माइनस 5/e, ऐसा कुछ है। तो इसको देखा जाए तो V0 को अगर y पे रखते हैं तो y इजकल टू सम कांस्टेंट बाई x, अगर सिर्फ लैम्डा को हम x रख रहे हैं तो मतलब लैम्डा का ग्राफ माइनस सम कांस्टेंट c, तो ये क्या है, कुछ हाइपरबोलिक टाइप का बनेगा, ठीक। तो हाइपरबोलिक क्या, ये तो स्ट्रेट लाइन है तो ये कैंसिल, ये हाइपरबोलिक दिख रहा है। अब वो सही है कि नहीं जरा देख लेते हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज किया जाए, मतलब x की वैल्यू इंक्रीज किया जाए, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो मतलब V0 भी डिक्रीज होगा। तो लैम्डा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे V0 क्या है, डिक्रीज कर रहा है, सही बात है, ठीक। तो मतलब ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, ठीक। अगर हम V0 वर्सेस 1/λ का ग्राफ बनाए तो V0 वर्सेस 1/λ का ग्राफ क्या क्या होगा, अगर इसको ऐसे लेते हैं, ये ले लें, तो V0 को अगर y रख दें और 1/λ को x रखें तो सम कांस्टेंट m डैश बोल देते हैं, मतलब ये जो भी मसाला है उसको सम कांस्टेंट, और ये माइनस c कर देते हैं, ठीक। तो y इजकल टू mx माइनस सी हो गया कुछ समथिंग, ठीक। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, सिंपल दिख रहा है, तो स्ट्रेट लाइन ये तो गलत है, ये स्ट्रेट लाइन है वो सही होगा। और जो इंटरसेप्ट होगा वो निगेटिव होना चाहिए, ये इसमें दिख भी रहेगा, इंटरसेप्ट नीचे आके कहीं काटेगा, तो इंटरसेप्ट क्या है, निगेटिव है, तो यानी कि सी ऑप्शन भी करेक्ट है इसमें, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये मतलब फाइनल आंसर हो गया इसका, ये ए और सी, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अब ये सब दिख रहा है कि मतलब कितना इजी इजी क्वेश्चन है, कि मतलब सिंपल सिंपल डाल रहे हैं और आंसर आ रहा है, ठीक। तो मॉडर्न फिजिक्स का यही बेनिफिट है कि मॉडर्न फिजिक्स में मतलब काफ़ी आसान आसान से प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। ये सब जेई एडवांस के प्रॉब्लम है, मजाक नहीं है, ठीक। और जेई एडवांस के काइनेमेटिक्स का रोटेशन वाला ले लो तो दिमाग हिल जाता है, ठीक। और या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो चीज़ें नहीं करना है, वो भी करना है, लेकिन यहाँ पे स्कोरिंग है तो इसको ज़रूर करना है, ठीक। ऐसा है। तो मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि
a free hydrogen atom after absorbing a photon of wavelength lambda a get excited from the state n is equal to 1 to n is equal to 4. ठीक है. Immediately after the electron jump to n is equal to m state by emitting a photon of wavelength lambda e. ठीक है. Let the change in momentum of the atom due to absorption and emission are delta PA and delta PE respectively. If lambda A by lambda E is 1/5, which of the following options is are correct? Hc की वैल्यू और बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू दे रखा है. ठीक है. The ratio of kinetic energy of the electron in the state n is equal to m to the state n is equal to 1 is क्या होगा? ठीक है. तो पहले क्या करते हैं, पहले ठीक है काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, एम की वैल्यू पूछ रहा है, लैम्डा ई क्या होगा, सब दे रखा है. तो पहले जो चीज़ें हो रही है ज़रा उसका इक्वेशन लिखते हैं कि हम क्या क्या इक्वेशन बना सकते हैं. बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है, आगे इसको एक एक को कैसे डील करना है देखेंगे. पहले जो चीज़ें दे रखा है ज़रा उसको समझते हैं कि पहले दे क्या रखा है. तो दे रखा है कि फ्री हाइड्रोजन एटम ने फोटोन एक ऑब्जर्व किया, फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा ए था, उसकी वजह से वो एक्साइट हो गया कहाँ, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 पे चला गया. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर इक्वेशन लिखे तो क्या होगा, 1/λ ए जो होता है वो क्या, रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जो चेंज इन एनर्जी होगा, तो चेंज इन एनर्जी का 1 से 4 पे गया तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, तो 1/λ ए जो होगा इसके बराबर होगा. ठीक. अब बोल रहा है उसके बाद वो इमीडिएटली जंप टू n इक्वल टू m स्टेट पे वो जंप किया और उसमें वो इलेक्ट्रॉन कितना इमिट किया, मतलब जो फोटोन इमिट किया उसका वेवलेंथ क्या था, लैम्डा ई. तो जो इमिशन 1/λ ई वो किसके बराबर होगा, रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू, मतलब लेट से पॉजिटिव नंबर में हम सिर्फ डील कर रहे हैं. ठीक. तो उसको क्या लिख सकते हैं, या ये कौन सा ट्रांजिशन है, n इक्वल टू 4 से लेकर के m तक, मतलब n इक्वल टू 4 से m, वो नीचे आएगा ऑब्वियसली, तो m की वैल्यू 4 से तो कम ही होगा. ठीक. तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/m स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर. ठीक. और अब क्या दे रखा है, लैम्डा ए बाई लैम्डा ई का रेशियो दे रखा है, लैम्डा ए बाई लैम्डा ई का रेशियो कितना 1:5 दे रखा है. ठीक है. अच्छा, इसकी मदद से हम इसमें से अगर लैम्डा ए बाई लैम्डा ई इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसकी मदद से कैलकुलेट करें तो m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक. मतलब ये रेशियो अगर यहाँ से लिखें तो हमें फाइनली एक m में इक्वेशन मिलेगा, वहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पहले लेट से करते ही हैं क्योंकि यहाँ m की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है, तो जो कर सकते हैं वो पहले कर लेते हैं. ठीक. तो लैम्डा ए बाई लैम्डा ई अगर हम यहाँ से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, लेट से इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. तो हम क्या करें, 2 को 1 से डिवाइड कर दें. ठीक. तो क्या बनेगा, 1/λ ई 2 और 1 वाला लिखें तो क्या 1/λ ए, वो किसके बराबर होगा, 1/λ ई आर इंटू 1/m स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा r इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये बनेगा. ठीक. यहाँ से ये क्या हुआ, r कैंसिल, ये क्या बना 4 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, और इंटू में ये क्या बनेगा 16 माइनस 1 15/16. ठीक. ये 16 जो है वो 4 स्क्वायर कैंसिल कर देगा. ठीक. एंड दिस रेशियो इज इक्वल टू क्या 1/5, लैम्डा ए बाई लैम्डा ई की वैल्यू क्या दे रखा है 1/5, तो ये जो लैम्डा ए बाई लैम्डा ई होगा वो 1/5 के बराबर होगा. ठीक. तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 4 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर एंड इक्वल टू 15m स्क्वायर. ठीक. ये कितना बनेगा 5 इंटू 4 का स्क्वायर और इधर बनेगा 5m स्क्वायर, इसको इधर ले जाए तो 20m स्क्वायर हो जाएगा. तो बेसिकली यहाँ पे 5 सीधे कैंसिल कर देना चाहिए था, पर ठीक है ऐसे भी कर दिए तो कोई बात नहीं. तो यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 4 इंटू 4/20, 5 4 जा 20 20 कैंसिल, m स्क्वायर इजकल टू 4, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. तो जो m की वैल्यू आई वो कितना हो गया 2, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो दे रखा है बी ऑप्शन करेक्ट है. तो ये मतलब सही है. ठीक है. आगे और क्या दे रखा है, एक और बात यहाँ पे बोल रखा था. अच्छा, लैम्डा पी ई और लैम्डा पी ए और लैम्डा पी ई क्या है,
एब्जॉर्प्शन और इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन मोमेंटम है। तो अगर वो लिखें तो वो क्या होगा, लैम्डा पी ए किसके बराबर होगा, सॉरी डेल्टा पी ए नॉट लैम्डा पी ए, डेल्टा पी ए क्या एब्जॉर्प्शन, तो एच मोमेंटम क्या होता है एच बाई लैम्डा, तो एच बाई लैम्डा ए के बराबर होगा ये। और डेल्टा पी ई इमिशन वाला देखें तो एच बाई लैम्डा ई के बराबर होगा। ठीक, अब इन दोनों को डिवाइड कर दें अगर तो क्या होगा, हमें पता है सीधे लैम्डा ए बाई लैम्डा ई की वैल्यू 1/5। तो क्या करें, अगर हम यहाँ से ये कैलकुलेट करें डेल्टा, लेट्स से डेल्टा पी ई बाई डेल्टा पी ए कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, डेल्टा पी ई क्या एच बाई लैम्डा ई, एच बाई लैम्डा ई, और डेल्टा पी ए कितना है ये एच बाई लैम्डा ए, एच एच कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा ए बाई लैम्डा ई, और लैम्डा ए बाई लैम्डा ई की वैल्यू क्या दे रखा है 1/5, लैम्डा ए बाई लैम्डा ई 1/5, तो यहाँ पे 1/5 पुट कर देंगे। तो जो मोमेंटम का रेशियो आएगा डेल्टा पी ई बाई डेल्टा पी ए वो कितना 1/5 हो जाएगा। ठीक, हमसे मोमेंटम का भी रेशियो पूछा जा रहा है पी ई बाई ए, अच्छा यहाँ पे पी ए बाई पी ई बोल रहा है। ठीक, तो पी ए बाई पी ई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब इसको रिवर्स करेंगे इसको भी रिवर्स करेंगे तो 5 होगा ना कि 2 होगा, यहाँ पे 1/2 दे रखा है तो वो गलत है, तो ये वाला ऑप्शन जो है क्या गलत है। ठीक, अच्छा लैम्डा ई की वैल्यू बोल रखा है यहाँ पे 419, तो जरा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लैम्डा ई की वैल्यू यहाँ पे ये हो गया, तो लैम्डा ई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी में डाल देते हैं, तो यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं लेट से। ठीक, तो 1/लैम्डा ई जो होगा रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है 1 पॉइंट, मतलब रिडबर्ग का वैल्यू कितना 1.09 इंटू 10⁻7 होता है समथिंग कुछ। ठीक, इंटू 1/m की वैल्यू कितना 2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो 1/4 माइनस 1/16 ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 वो कितना हुआ 12/4 इंटू 16, ये 4 से 3 टाइम्स में, तो लेमडा ई कितना हो जाएगा 16/3 एंड डिवाइडेड बाई 1.09 इंटू 10⁻7 कुछ ये बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या नैनोमीटर के टर्म्स में दे रखा है, तो लेट से 7⁹ है तो 100 और 100 से कर देते हैं। ठीक, तो ये 10 मतलब सॉरी 10⁻7 है, 10⁹ बन जाएगा, तो वो नैनोमीटर में हो जाएगा। ठीक, और ऊपर क्या बनेगा 16 पे 00 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.09 समथिंग अराउंड। ठीक, तो ये अगर कैलकुलेट करें तो कितना होगा, और नैनोमीटर मतलब इतना नैनोमीटर। ठीक, इसको कैलकुलेट कर रहे तो क्या कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं सिंपल, तो 1600 डिवाइडेड बाई 3 1600 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1.09 489.297 489.297 समथिंग नैनोमीटर कितना दे रखा है, अच्छा 487, यहाँ पे 418 दे रखा है, तो बहुत डिफरेंस है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, तो डी ऑप्शन इसमें क्या इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, बचा क्या फर्स्ट ऑप्शन, तो जरा फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट n इजकल टू m टू द स्टेट n इजकल टू 1 विल बी क्या होगा 1/4। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अगर डायरेक्ट अगर ऐसे लिखें, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है mv², तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट जो होगा वो m इंटू v², वी किसके प्रोपोर्शनल z/n के प्रोपोर्शनल होता है, तो z²/n² v²। तो काइनेटिक एनर्जी इन, अब यहाँ पे पूछ कह रहा है n इजकल टू m, मतलब काइनेटिक एनर्जी इन mth स्टेट बाई काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट स्टेट वो किसके बराबर होगा, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जेड जो भी हो z/n की वैल्यू, ये हाइड्रोजन एटम दे रखा है, हाइड्रोजन एटम दे रखा था, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1/m की वैल्यू क्या है 2, तो 1/2 का स्क्वायर बाई हाफ मास, ये मास है। ठीक, ये ध्यान देंगे मास, ये भी मास इंटू 1/1 तो 1/1 का स्क्वायर z/n² के प्रोपोर्शनल होता था, ये सब कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक, बचा क्या नीचे जो है 1 हो जाएगा, ऊपर 1/4 हो गया, तो जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हुआ वो क्या 1:4।
सॉरी फॉर थोड़ा सा रफ वर्क टाइप का करने का, पर ये आपको ऐसे करने आना चाहिए, एग्जाम में भी आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। तो 1/4 दे रखा है, तो ये सही स्टेटमेंट है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक, तो इस तरीक़ा से मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम लेंदी था, मतलब लंबा टाइम लग गया। आप भी इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा टाइम आपको भी लग सकता है। ठीक, हालांकि मैं जितना लिया उतना नहीं लगेगा, मैं समझाने के लिए कुछ ज़्यादा ही बोला। आप तो भावनाओं में समझते जाओगे तो थोड़ा चीज़ें फास्ट कर सकते हो, पर फिर भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसे प्रॉब्लम में। तो सारे ही क्वेश्चंस मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट होता है, कुछ क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, पर ठीक है। ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि सारा एकदम सही दे, मतलब इजी इजी दे। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड 1/λ इज शोन इन द फिगर। ठीक है, 5 1 5 2 5 3 आर द वर्क फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ का ग्राफ दे रखा है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ का अगर इक्वेशन लिखे तो क्या होता है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या, hc/λ - फाई के बराबर होता है। ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो EV0 के बराबर होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जहाँ V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इजिकल टू hc/λ - फाई। तो अगर V0 और 1/λ का ग्राफ देखे तो मतलब कैसा, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक, मतलब ये क्या होगा, V0 इजकल टू लिखे तो क्या hc/e इंटू 1/λ - 5/e। ठीक, तो अगर V0 को हम y बोल दें तो y इजकल टू क्या m, और 1/λ को अगर x एक्सिस पे लिखें तो वो क्या बनेगा, y इजकल टू mx माइनस सम कांस्टेंट। ये भी एक तरह का कांस्टेंट ही है। ठीक, मतलब फिलहाल के लिए फॉर गिवन वर्क फंक्शन। ठीक, तो y इजकल टू mx प्लस c का ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे देखा पहले 5 1 5 2 5 3 का रेशियो बोल रखा है कितना होगा। तो रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए y इजकल टू क्या mx प्लस c है। तो यहाँ पे जो c है, या फिर इसको ऐसे लिखें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर जीरो हो जाए, लेट्स से ये वैल्यू दे रखा है, वो वैल्यू क्या है अगर वो देखा जाए तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो जाए, उस पॉइंट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो जाए तो जो फाई होगा वो किसके बराबर होगा, hc/λ के बराबर होगा। ठीक, तो और 1/λ की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 0.01 0.02 0.00 ठीक, तो फॉर V0 इजकल टू 0 जो फाई होगा वो किसके hc/λ के बराबर होगा सीधे। और इसको देखा जाए तो hc और 1/λ, और 1/λ की वैल्यू तीनों फंक्शन के लिए दे रखा है यहाँ पे। ठीक, तो वो कितना hc अगर फाई 1 लिखें तो क्या hc 0.001, फाई 2 लिखे तो क्या है hc 0.002, और वैसे ही फाई 3 लिखे तो hc 0.003। ठीक, मतलब ये 1/λ का ही वैल्यू है। हमें से रेशियो पूछा जा रहा है कि 5 1 5 2 5 3 का रेशियो क्या होगा, तो 1 2 3 का रेशियो निकाले तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो 1:2 सॉरी ये 3 है या 4 है, 4 है यहाँ पे। ठीक, मैं फ्लो में आ गया, ये 4 है। तो 5 1 5 2 5 3 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:4 सिंपल। ठीक, 5 1:5 2 5 3 1:2:4। ठीक, तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखें तो ये तो गलत हो जाएगा, फिर ऑब्वियस है। अगला देखें तो tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू hc/e वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, tan थीटा मतलब क्या, बेसिकली स्लोप देखा जाए तो y इजकल टू mx प्लस c में m क्या होता है, स्लोप होता है, तो बेसिकली स्लोप क्या होगा, ये वाला। तो tan थीटा की वैल्यू hc/e होगा, सही है। तो यहाँ भी वही दे रखा है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट है, तो c क्या हो जाएगा, सही। अगला बोल रहा है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट कैन बी यूज टू इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल 1 मेटल 2 एंड 3 ओनली। अच्छा, मतलब बोल रहा है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज करके मेटल 2 और मेटल 3 से सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, मेटल 1 से नहीं निकाला जा सकता है। ज़रा वर्क फंक्शन चेक करते हैं, वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 3 का है, 2 का, फिर सबसे कम 1 का है। तो अगर आप 2 और 3 से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो तो 1 से भी निकाल ही सकते हो। मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो इसमें तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन तो और कम है, तो इसमें से तो ऑब्वियसली निकालेगा। लेकिन बोल रहा है कि मतलब नहीं निकाल पाएगा, सिर्फ 2 और 3 में से ही निकल पाएगा, तो ये गलत हो गया।
तो मतलब ऑब्वियस है ये गलत है। इसके लिए आपको अल्ट्रा वायलेट का रेंज भी नहीं पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा है, जस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक। तो कॉन्सेप्ट वाइज ही वो रिजेक्ट हो गया, तो मतलब ये गलत सॉरी ये गलत हो गया, सही नहीं होगा, ये गलत हुआ, ठीक। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो ए और सी होगा सिर्फ, ठीक। तो ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ए और सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज दिस, ठीक है। द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होगा। अच्छा, पहले कहते हैं लार्जेस्ट वेवलेंथ। लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या, कम से कम एनर्जी। और अल्ट्रा वायलेट रीजन किसका होता है, मतलब डिफरेंट सीरीज देखा जाए तो n इजकल टू 1, n इजकल टू 2, n इजकल टू 3, n इजकल टू 4। तो ये वाला n इजकल टू 1 जो होता है अल्ट्रा वायलेट, n इजकल टू 2 जो होता है विजिबल, और n इजकल टू 3 पे क्या इंफ्रारेड, मतलब पास्चन सीरीज जो होता है वो इंफ्रारेड रीजन में आता है। बामर सीरीज जो होता है वो विजिबल में आता है, और n इजकल टू 1 जो लेमन सीरीज होता है वो अल्ट्रा वायलेट में आता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये ऐसा हो गया। अब अल्ट्रा वायलेट रीजन का लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी अल्ट्रा वायलेट का क्या होगा, 2 से 1 पे वो मिनिमम एनर्जी होगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना दे रखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, दिए। तो अगर इक्वेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1/λ इजकल टू हम क्या जानते हैं, आर इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू 1 कितना 2 से 1 पे आ रहा है, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 1/λ की वैल्यू क्या आई, आर इंटू 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगा, ठीक। तो 1/r ये लैम्डा की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, 1/122 ऐसा दे रखा है नैनोमीटर में, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन द इंफ्रारेड रीजन कौन सा होता है, ये वाला। और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, जब n इजकल टू इन्फिनिटी से n इजकल टू 3 पे आए, ठीक। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम वेवलेंथ लिखें तो 1/λ इजकल टू क्या हो जाएगा, r इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या बनेगा, r डिवाइडेड बाई 1/9 हो जाएगा, ठीक। तो 1/λ इजकल टू r/9, और r की वैल्यू ऊपर से हम उठा के डाल देते हैं, यहाँ से उठा के इधर डाल देते हैं, ठीक। तो r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/122 इंटू 4/3, ये r की वैल्यू होगी, और डिवाइडेड बाई मतलब मल्टीप्लाई बाई 1/9, ठीक। तो ये 1/λ हुआ, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 122 इंटू 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये कैंसिल करें तो क्या होगा 2 से, और ये 6 1 और 61 3 जा करें तो क्या 3 और 6 3 जा 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2। अब ये करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, ठीक। 183 इंटू 9/2, 183 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, 823.5, कितना 823.5 नैनोमीटर। यूनिट क्या होगा, नैनोमीटर ही, क्योंकि यहाँ पे जो हमने वेवलेंथ ले रखा है वो नैनोमीटर में ले रखे हैं, ठीक। तो 823.5, 823 यहाँ पे दे रखा है, तो सबसे जो क्लोजेस्ट आंसर है वो यही होगा, तो बी ऑप्शन इसमें मतलब करेक्ट हो जाएगा, ठीक। हालांकि यहाँ पे अगर वेवलेंथ ये नहीं भी दिया होता तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें पता ही होता है क्या है, ठीक। तो हम कैलकुलेट कर भी सकते थे, पर ठीक है यहाँ पे दे रखा था तो उसकी मदद से हम रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू जो दे रखा है उसकी मदद से यहाँ पे डाल दिए और फिर कैलकुलेट कर लिए, ठीक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ये न्यूक्लियाई, दिस इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैविंग हाफ लाइफ ऑफ 4 डे, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यूक्लियस अंडरगो डीके आफ्टर 2 हाफ लाइफ। अच्छा, तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पहले होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके क्या होगा, कितना न्यूक्लियस डीके हो गया है, ठीक। मतलब डेल्टा एन बाई ओरिजिनल कितना था।
तो कितना न्यूक्लियस डीके हो गया है वो कितना, ओरिजिनल माइनस अभी जो बचा हुआ है डिवाइडेड बाई टोटल, ठीक। अब एन की वैल्यू क्या होगी, तो एन हम जानते हैं एन इजकल टू क्या होता है, एन इजकल टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अगर हाफ लाइफ के टर्म्स में लिखा जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है एन नॉट इंटू 1/2 टू द पावर एन, जहाँ एन क्या, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना, 4 डे का है। तो आफ्टर 2 हाफ लाइफ के बाद हमें कैलकुलेट करना है, तो 2 हाफ लाइफ के बाद मतलब एन की वैल्यू क्या दे रखा है, 2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, एन इजकल टू एन नॉट बाई 2 की पावर 2, तो मतलब एन नॉट बाई 4, मतलब न्यूक्लियस बचा हुआ कितना है, एन नॉट बाई 4। तो डी के कितना हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के क्या हो जाएगा, एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 4 डिवाइडेड बाई एन नॉट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/4, 3, एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1/4 3/4 हो जाएगा सिंपल, और एन नॉट कैंसिल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के कितना हो जाएगा, 3/4, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये इजी पीजी क्वेश्चन था, तो ये मतलब फाइनल आंसर हो गया, ठीक। तो बस मतलब इस चैप्टर में इतना ही। आई होप कि चीज़ें समझ में आई हो, कुछ हेल्प मिला हो, ठीक। क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, पहला भी एक पार्ट बन रखा था, ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक। अब इसके बाद ये लगभग PYQ सीरीज एंडिंग होने को आया है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ पे जितने भी चैप्टर के PYQ है उसका हम लोगों ने लिंक डाल रखा है, तो आप सारे ही PYQ JEE एडवांस के कर सकते हो, पूरा उसमें लिंक अवेलेबल होगा, या फिर कमेंट में भी पिन कर देंगे उसको, तो आप देख लेना, ठीक। और इसके बाद, अब इसके बाद क्या होगा, कमेंट्स मतलब आगे बताओ कि आगे और क्या किया जाए, आपको क्या पता है। बहुत सारे लोगों ने बोल के रखा कि जैसे इसके बाद मैंने बोल रखा था कि JEE एडवांस का PYQ अब ईयर वाइज सॉल्व करने को, ये हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट किया, अब ईयर वाइज कंप्लीट करने को। एक सेमीकंडक्टर भी बचा हुआ है, उसको देख लेंगे, वो छोटा सा ही चैप्टर है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, पर उसको भी एक बार कर लेंगे, और फिर ईयर वाइज PYQ मतलब करेंगे। तो JEE एडवांस का PYQ सीरीज चैप्टर वाइज ये लगभग कंप्लीट हुआ, और ईयर वाइज के लिए, और फिर JEE एडवांस का मतलब मैं बोल रहा था कि JEE एडवांस का PYQ ईयर वाइज करते हैं, लेकिन फिर कुछ लोगों ने बोला कि JEE मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक ही है, तो पहले JEE मेंस का ईयर वाइज PYQ ज़रा कुछ करा दीजिए, ठीक। तो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब JEE एडवांस का PYQ जो आपने कर लिया, JEE मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो थोड़ा उसका भी प्रैक्टिस हो जाए, उसके लिए पहले कुछ JEE मेंस के ईयर वाइज PYQ करते हैं, ठीक। तो अगला जो वीडियो होगा वो JEE मेंस का ईयर वाइज PYQ होगा, और प्रॉब्ली कोशिश करेंगे कि जो अप्रैल का एग्ज़ाम है आपका, तो अब पिछले साल का जो अप्रैल सेशन का जो क्वेश्चन था वही लेने को, उसी का कोई पेपर उठा के उसको ईयर वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक। और फिर अगर JEE एडवांस भी बोलोगे तो साथ में JEE एडवांस का भी ईयर वाइज आ जाएगा, ठीक। तो आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट्स में बताओ, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा वो यही होगा कि JEE मेंस का पिछले साल का अप्रैल सेशन का ही, जो अप्रैल में आप इस साल 2024 में देने वाले हो, तो 2023 का अप्रैल सेशन का जो JEE मेंस का PYQ होगा वो ईयर वाइज करेंगे, ठीक। JEE एडवांस पे जाइए तो वो बोल सकते हो, वो भी कर लेंगे, ठीक। तो ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखें, और फालतू की चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, फालतू का मोटिवेशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, काम करें, ठीक, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।